My sun sets to rise again. रॉबर्ट ब्राउनिंग। दोस्तों, हमारे जीवन का जो सूरज है उसके साथ भी ऐसा ही कुछ होता है। कई बार ये सूरज जो है वो ढल जाता है, हमें लगता है कि अब हमारे जीवन में बस अंधकार ही अंधकार होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। हाँ, कुछ ऐसे फेजेस होते हैं जब हम नीचे गिर जाते हैं, जब हम हार जाते हैं, जब हम थक जाते हैं, निराश हो जाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमें हमेशा इसी मनोपरिस्थिति में या फिर इसी माइंडसेट में जीना है। नो, इनफैक्ट हमारा सूरज कभी कभी इसीलिए भी ढलता है ताकि हम फिर से बाउंस बैक हो सके। सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में। आज 20 अगस्त 2022 है। दोस्तों, हमारे टेबल पर हैं 6 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। बहुत सारी चीज़ें हमें डिस्कस करनी है, तो लेट्स क्विकली स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आपकी स्क्रीन पर ये जो एनिमल है इसका नाम है तास्मेनियन टाइगर। ये अब एक्सटिंक्ट हो चुका है, यानी कि आज एक भी तास्मेनियन टाइगर जो है वो जिंदा नहीं है, ना तो कोई जू में ना कहीं पर भी। दिस पर्टिकुलर एनिमल इज नॉट अवेलेबल ऑन आवर प्लेनेट। सैडली शिकार कर करके इस जानवर को इंसानों ने ख़त्म कर दिया। ऐसी कुछ कहानी ग्रे वुल्फ के साथ भी हुई थी। ग्रे वुल्फ जो हैं, इतना शिकार किया गया 1920s में कि ये इराडिकेशन तक पहुंच गया। फिर 1955 में येलोस्टोन पार्क जो यूएसए में है, तो वहाँ पर इनको री इंट्रोड्यूस किया गया और पूरे येलोस्टोन पार्क के लिए ये एक अच्छी खबर हुई, क्योंकि कुछ सालों के बाद, कुछ दशकों के बाद सिर्फ ये ग्रे वुल्फ की पॉपुलेशन नहीं, लेकिन इसके साथ साथ पूरी एंटायर इकोसिस्टम जो है ये रीजुविनेट हो गई। और ऐसा ही होता है, अगर आपको किसी, लेट्स से हमारे देश के जंगलों की हेल्थ चेक करनी है, तो वहाँ पर टाइगर की पॉपुलेशंस को देखिए। अगर टाइगर की पॉपुलेशन अच्छी है तो पता चल जाएगा कि ये पूरा का पूरा जंगल जो है वो बराबर, इकोसिस्टम जो है वो अच्छे एक बैलेंस में जा रही है। आप टाइगर को हटा देंगे, इतने सारे हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, वो पूरा जंगल जो है उसको फिर से नए पेड़ों को नया पैदा होने का चांस ही नहीं मिलेगा। वो इतनी इनकी पॉपुलेशन बढ़ जाएगी कि ये सारा जंगल जो है वो खा खा कर साफ कर जाएंगे। तो टाइगर्स और इस प्रकार के जो एपेक्स प्रेडेटर्स होते हैं, दे प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन मेंटेनिंग दैट बैलेंस। अब ये जो टॉपिक है दोस्तों, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक नई रिसर्च चल रही है, एक नया लेटेस्ट प्रोजेक्ट जो है वो चल रहा है। एक टेक्सास बेस्ड कंपनी है कोलोसल बायोसाइंस, और यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबोर्न का ये जो थैलासाइन इंटीग्रेटेड जेनेटिक रिस्टोरेशन रिसर्च लैब जो है, ये मिलकर जो वुली मैमोथ है, आपने वुली मैमोथ को कई बार डिस्कवरी में देखा होगा, जो हाथी जैसा दिखता है लेकिन उसके बहुत मीन्स इट इज़ वुली, उसके बड़े बड़े वूल उसके ऊपर होते हैं, एक प्रकार के बाल, और साइज़ में हाथी से बहुत बड़ा होता है ये, राइट। बहुत ताकतवर माना जाता है इसको। ये भी एक्सटिंक्ट हो गया है, तो इसको फिर से ज़िंदा करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। क्या ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल हो सकता है, क्योंकि आज जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी और क्लोनिंग जो है ये काफ़ी डेवलप्ड है। और जीन एडिटिंग की बात करें तो आपको एक शब्द यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्लिक होना चाहिए आपको। अगर नहीं हो रहा है दैट मीन्स आपको इस विषय के बारे में पता नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि दोस्तों आप इसको थोड़ा रिसर्च कर ले इस पर। CRISPRCAS9, इस पर थोड़ी रिसर्च कर लीजिए। नोबेल पुरस्कार भी इस पर दिए गए हैं। साइंस एंड टेक में आपको इजीली ये प्रश्न जो है इस पर पूछा जा सकता है। तो अब ये जो तास्मेनियन टाइगर का पिक्चर मैंने आपको बताया, अब ये जीन एडिटिंग और क्लोनिंग की मदद से इसको फिर से ज़िंदा करने की कोशिश जो है वो की जाएगी। एक नया प्रोजेक्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। इट साउंड्स इम्पॉसिबल, लेकिन ये इम्पॉसिबल नहीं है। पूरी प्रोबेबिलिटी है कि ऐसा हम कर सकते हैं, अगेन बिकॉज ऑफ दिस जीन एडिटिंग टेक्नोलॉजी। बस अब देखना ये है कि अगर ये ज़िंदा हो गया, लेट्स से फिर से इसको अगर हमने जन्म दे दिया, तो क्या ये नेचुरल एनवायरनमेंट में सरवाइव कर पाएगा? ये एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज भी होने लगा है, हो चुका है। और एक शिकारी प्राणी जो होता है तो उसको फिर से जंगल में
आप तभी रिलीज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई लायन है तो अगर उसका जन्म भी किसी लेट्स से केज में हुआ है और फिर वहाँ ही वो पला बड़ा है, फिर भले ही वो बड़ा लायन हो जाए, इज़ गोइंग टू बी अ लायन राइट, उसके अंदर कुछ ऐसी क्वालिटीज़ तो नेचुरल रहेगी, लेकिन जो शिकार करना और ये सारी चीज़ों के लिए जो स्ट्रेटेजी चाहिए, जो दिमाग चाहिए, फिर जो कंपटीशन है दूसरे लायन से, तो उससे कैसे बचना है, फाइटिंग स्किल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप किसी पिंजरे में नहीं सिखा सकते। वो तो नेचर के साथ जो जनरेशन टू जनरेशन जो सिखाई जाती है वैसे ही वो सीखते हैं। तो वी डोंट नो कि ऐसा ये जो तास्मेनियन टाइगर्स जो हैं वो वापस आएंगे तो फिर वो नेचुरल एनवायरनमेंट में रह पाएंगे, वी डोंट नो येट। लेकिन ये एक प्रोजेक्ट है जिसके ऊपर से आपको प्रश्न पूछा जा सकता है। और तास्मेनिया कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में। तास्मेनिया जो आइलैंड है तो वहाँ पर ये पाए जाते थे, तो इसलिए इनको तास्मेनियन टाइगर कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में भी पाए जाते थे ये। When I say ऑस्ट्रेलिया, आई मीन टू से ऑस्ट्रेलिया मेन लैंड में भी पाए जाते थे राइट, क्योंकि आप अगर मैप देखेंगे तो ऑस्ट्रेलिया कुछ आपको इस प्रकार का दिखेगा रफली, और यहाँ पर हैं तास्मेनिया राइट। तो यहाँ पर भी पाए जाते थे और यहाँ पर भी यहाँ तो डेफिनेटली यहाँ पर भी कुछ रीजियंस में पाए जाते थे ये। अब बात करते हैं एक बहुत ही शॉकिंग केस के बारे में। एस कृष्ण कुमार, सेशंस जज इन केरला, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है एक बेल एप्लीकेशन को लेकर, और ये केस जो है ये सेक्सुअल हरासमेंट का केस है। अब इसमें जो बेल ग्रांट मिली, जिस व्यक्ति को बेल मिली है उसका नाम है सिविक चंद्रन, और 2 केसेस हैं, 2 सेपरेट केसेस में उनको इस कोर्ट ने बेल ग्रांट की है। तो 2 अगस्त का जो बेल ऑर्डर है उसमें जज ने क्या कहा है देखिए। The provisions of the SC/ST Prevention of Atrocities Act 1989 would not prima facie stand against the accused because it is highly unbelievable that he will touch the body of the victim, fully knowing that she is a member of scheduled caste. जज ये कहते हैं कि ये जो accused हैं, ऐसा हो ही नहीं सकता कि उस महिला को वो छुए, क्योंकि इस एक्यूज्ड को पहले से पता था कि वो शेड्यूल्ड कास्ट की महिला है। इसका क्या मतलब है? मीन्स जस्ट इमेजिन के एक जज इस प्रकार की कमेंट करते हैं। इट्स वेरी शॉकिंग। 2nd बेल ऑर्डर जो 12 अगस्त का है, तो उसमें उन्होंने कहा ही डिस्क्राइब्ड द फोटोग्राफ्स ऑफ द कंप्लेनेंट प्रेजेंटेड बाय द डिफेंस काउंसिल। डिफेंस काउंसिल ने जो महिला है उसके फोटोग्राफ जो दिए, उसके बारे में कहा कि photographs as he described the photographs as sexually provocative and went on to observe that section 354 will not prima facie stand against the accused। कि ये जो महिला है उसके फोटोग्राफ्स जो हैं वो काफ़ी सेक्सुअली प्रोवोकेटिव है, इस वजह से ये सेक्शन 354 जो है वो स्टैंड नहीं करता है, तो बेल ग्रांट कर दी गई। इतना ही नहीं, उन्होंने कंपैरिजन किया फिजिकल एट्रीब्यूट्स का। इट्स लाइक कि देखिए इस औरत के साथ कौन ऐसी चीज़ करेगा, शी इज़ नॉट दैट अट्रैक्टिव, शी इज़ नॉट दैट ब्यूटीफुल। किस प्रकार से ऐसा कंपैरिजन किया जा सकता है? तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी वेरी शॉकिंग कि कंप्लेनेंट और एक्यूज जो हैं उनका एक कंपैरिजन किया जाता है और कहा जाता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। आप इस लड़के को देखिए और लड़की को देखिए, कहाँ ये लड़का, कहाँ ये लड़की, ये लड़का ऐसा थोड़ी इस लड़की के साथ करेगा। इस प्रकार से ऐसा कंपैरिजन करना, दिस इज़ वेरी वेरी शॉकिंग अगेन। ये जो SC/ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़ एक्ट है और ये सेक्शन 354 है IPC का, तो जो सेक्सुअल हरासमेंट क्राइम्स के साथ जुड़ा हुआ है सेक्शन 354, तो ये दोनों लॉज जो हैं वो काफ़ी डिबेट और इंटेंस डिबेट के बाद इनको डिज़ाइन किया गया है। तो इसमें ना के बराबर लूप होल हैं, या फिर ऐसा लगता था अभी तक कि ये बराबर है, लेकिन अब ये नज़र आता है जिस प्रकार से जज साहब ने कमेंट किए हैं, तो लगता है कि लॉज जो हैं वो कितने भी रिफाइंड क्यों ना हो जाए, लेकिन उनमें कुछ ऐसे ग्रे एरियाज़ रह ही जाते हैं। और जजेस से इस प्रकार की कमेंट आना जो है, इट इज़ वेरी वेरी शॉकिंग एज वेल। और ख़ास करके केरला, ना केरला जो हैं वो फेमस हैं फॉर एजुकेशन, केरला इज़ फेमस फॉर ओवरऑल डेवलपमेंट राइट। काफ़ी एक केरला मॉडल ऑफ डेवलपमेंट, ये भी आपने कई बार सुना होगा
एक गुजरात मॉडल जो आता है, तो गुजरात मॉडल इज़ मोर अबाउट इंडस्ट्री एंड थिंग्स, लेकिन केरला मॉडल जो है इट्स मोर अबाउट एजुकेशन, विमेन एम्पावरमेंट, हेल्थ, ये सारी चीज़ें इसको केरला ने काफ़ी अच्छी तरीके से, और हमारे देश में वी नो के 99% प्लस जो एजुकेटेड लोग हैं केरला में, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड लोग आपको देखने को मिलते हैं। तो इसको हमेशा से एक अचीवमेंट माना जाता था कि, और बहुत सारे राज्य जो हैं वो केरला के इस मॉडल को फॉलो भी करने की कोशिश करते हैं। इसमें महिलाओं का सशक्तिकरण भी काफ़ी अच्छी तरीके से हुआ, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इतना सारा डेवलपमेंट अचीव करने के बाद भी कुछ ऐसी माइंडसेट्स जो हैं, कुछ ऐसी जो विचारधाराएं हैं वो आज भी उतनी ही सड़ी हुई हैं, उतनी ही पुरानी हैं, जिसको हम बदल नहीं पाए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने भी डायरेक्शंस दिए हैं काफ़ी जजमेंट्स में कि आप कोई बेल प्ली अगर सुन रहे हैं तो इसमें किसी भी प्रकार का अनवारंटेड ऑब्जर्वेशंस जो हैं वो कोर्ट्स को नहीं करना है, लेकिन यहाँ पर ऐसा ही कोर्ट ने किया। अब देखते हैं आगे इसमें क्या होता है। अब दोस्तों जीएसटी वाले आर्टिकल के बारे में बात करते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम सीबीआईसी ने 4 डिफरेंट कम्युनिक्स जो हैं वो इस वीक को इश्यू किए, और इसमें कुछ चेंजेस किए हैं, जैसे कि कस्टम्स जो हैं, तो कस्टम्स के साथ जुड़े हुए लॉज में चेंजेस हैं और जीएसटी के मैटर्स में चेंजेस किए गए हैं। कस्टम्स में ये चेंज है कि किसी को प्रोसिक्यूट करना है, किसी को अरेस्ट करना है, तो जो मॉनिटरी थ्रेशोल्ड है, पैसों का जो थ्रेशोल्ड है, जो लिमिट है, उसको इंक्रीज किया गया कि छोटे छोटे केसेस में किसी को अरेस्ट ना किया जाए, किसी को प्रोसिक्यूट ना किया जाए, राइट। दिस इज नंबर 1। नंबर 2, जीएसटी ऑफिशियल्स जो हैं वो उनके पावर्स जो हैं अरेस्ट और समन्स के, तो उसको थोड़ा टफ बनाया गया है कि आप किसी भी कंपनी के जो CXOs हैं, MDs हैं, तो आप उनको तब तक अरेस्ट नहीं करेंगे, तब तक आप उनको समन नहीं करेंगे जब तक क्लियरली आपको पता चल ना जाए कि कुछ गलत किया है, राइट। छोटी छोटी चीज़ों पर फिर अगर आप ऑनर्स को या फिर CXOs को, MDs को इनको समन करेंगे या फिर उनको अरेस्ट करेंगे, तो फिर उनकी एक जो छवि है वो भी ख़राब होगी, कंपनी की छवि भी ख़राब होगी, और ईज़ ऑफ बिजनेस के लिए भी ये बराबर नहीं है। तो जब आपके पास प्रॉपर एविडेंस हो, राइट, जब आपको पता चले, क्रेडिबल एविडेंस हो कि कुछ गलत हुआ ही है, तभी आप अरेस्ट जो हैं वो करेंगे। और अप्रूवल भी आपको उतना जल्दी नहीं मिलेगा। पहले जो सुपीरियर अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाता था, तो अब प्रॉपर एविडेंस देने पड़ेंगे, तभी जाकर वो आपको अरेस्ट का जो है वो पावर जो है एक्सरसाइज करने का मौका मिलेगा। अब टैक्स जो है, टैक्स मैटर्स में ऐसा होता है कि ऑफिशियल्स कुछ कहते हैं, जो टैक्स पेयर है वो कुछ समझता है, तो ये इस प्रकार के डिफरेंसेस तो हमेशा रहेंगे। लेकिन पहले अरेस्ट की जो एक धमकी थी या फिर अरेस्ट का जो डर था, उससे टैक्स पेयर जो है वो काफ़ी घबराए रहते थे, लेकिन अब होपफुली इसमें एक बदलाव जो है वो हमें देखने को मिलेगा। और जैसे जीएसटी जो है, तो जीएसटी इज़ इट्स 5 साल हो गए, लेकिन इट्स स्टिल इवॉल्विंग, अभी और ज़्यादा मैच्योर होता ही जा रहा है, और अभी थोड़ा और वक्त लगेगा। तो वी नीड टू मेक इट गुड एंड सिंपल टैक्स, जितना हो सके ईजी होना चाहिए। तो यही कोशिश जो है वो सरकार की यहाँ पर नज़र आ रही है कि अरेस्ट और समन्स जो हैं तो उसको इतना फ्रीक्वेंटली यूज़ ना किया जाए। तो दैट इज़ बेटर फॉर ऑफ कोर्स फॉर दिस पर्टिकुलर टैक्स एज वेल। ये जीएसटी सिस्टम के लिए भी ये एक अच्छी बात है। अब दोस्तों मेडिसिन के बारे में बात करते हैं, मेडिकल सेक्टर के बारे में। कोविड के टाइम पर क्या हुआ, डोलो 650 जो है वो काफ़ी फेमस हो गई कि आप वैक्सीनेशन लेकर आ रहे हैं और आपको अच्छा फील नहीं हो रहा है, तो आपके पास 5-6 डोलो रखिए, टेक डोलोस, राइट। ये काफ़ी कॉमन था कि डोलो 650 ले लीजिए, 3-4 दिन लेंगे आप, ठीक हो जाएंगे। तो बहुत सारे डॉक्टर्स ने भी इसको रेकमेंड किया, और अब एक पेटिशन फाइल की गई है, और इसमें यह कहा गया है कि 1000 करोड़ से भी ज़्यादा के फ्रीबीज जो हैं वो डॉक्टर्स को दिए गए। फ्रीबीज, राइट, डॉक्टर्स को फ्री में चीज़ें दी गई बाय दिस कंपनी, ताकि वो ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट को और ज़्यादा सपोर्ट करें या फिर इस प्रोडक्ट को प्रमोट करें। अपने पेशेंट्स को बताया कि आप इस पर्टिकुलर दवाई को लीजिए। और अगर ऐसी चीज़ें चल रही हैं तो हमारी ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम जो है वो क्या कर रही है, उसके ऊपर भी एक बहुत बड़ा प्रश्न उठ रहा है। अब
500 mg की कोई दवाई होती है तो इसको मार्केट में इसकी प्राइस जो है उसको कंट्रोल किया जाता है, लेकिन 500 mg से ज़्यादा है तो फिर वो कंपनीज जो होती हैं वो इस प्राइस को फिक्स करती हैं। अब कंपनीज क्या करती हैं, डॉक्टर्स को गिफ्ट्स देती हैं, कैश देती हैं और फॉरेन जाने की ट्रिप्स भी देती हैं कि आप यहाँ पर घूमने के लिए जाइए, परिवार को लेकर चले जाइए स्विट्ज़रलैंड, ये सारी चीज़ें खर्च जो है वो फार्मास्यूटिकल कंपनी उठाएगी। क्यों? क्योंकि आप उनकी ही दवाई जो हैं, उनके प्रोडक्ट्स जो हैं उनको बेचने में मदद कर रहे हैं, आप वही प्रोडक्ट्स को प्रिस्क्राइब कर रहे हैं अपने पेशेंट्स को। तो क्या होगा, ज़्यादा वो प्रोडक्ट बिकेगा तो ऐसे हज़ारों डॉक्टर अगर पूरे देश में है तो जस्ट इमेजिन कि वो फार्मास्यूटिकल कंपनी का बिजनेस कितना होगा। तो इस प्रकार से कंपनी पैसा कमाती है और डॉक्टर को बदले में ये ट्रिप मिलती है या फिर कैश मिलता है या फिर गिफ्ट मिलती है। तो ये एक प्रकार का एक नेक्सस जो है वो डेफिनेटली बन चुका है। अब पेशेंट का क्या, मीन्स अगर कोई लेट्स से 500 mg की दवाई से भी ठीक हो सकता था, लेकिन नहीं, डॉक्टर को मिल रहा है तो उन्होंने 650 दे दिया। अब उतनी बड़ी इम्पैक्ट नहीं होगी इसकी, राइट, कि ऐसा नहीं होगा कि उसकी जान चली जाएगी, खतरा होगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा डोज बढ़ा दिया लेकिन फ़ायदा जो है वो कंपनी का बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ऑफ कोर्स डॉक्टर का भी। तो ये हेल्थ केयर सेक्टर में इस प्रकार की जो चीज़ें चल रही, वी हियर अबाउट दिस थिंग एज वेल, मीन्स नॉट जस्ट हियर, मैंने तो देखा भी है ये कि खुलेआम ये कहते हैं आपको कि अच्छा इंश्योरेंस है आपका, कोई बात नहीं, तो आप तो क्या फ़िक्र है, आप 2-3 दिन यहाँ पर रुक जाइए। अरे ये थोड़ी होटल है कि हम यहाँ पर रुकने के लिए आए हैं। मेरे एक फ्रेंड के मदर के साथ ऐसा हुआ था, उनको पैर में चोट लगी थी, तो उनका ऑपरेशन हुआ और मीन्स फाइनली जब डॉक्टर्स को पता चला कि इनका तो बहुत अच्छा इंश्योरेंस है, तगड़ा इंश्योरेंस है, तो डॉक्टर कह रहे थे कि घर जाकर आराम नहीं होगा आपसे, कुछ ना कुछ आप काम करने बैठ जाएगी, ये वो घर की चिंता, यहाँ पर आप रहिए, नर्सेज हैं, सारी चीज़ें आपको मिलेगी, बहुत ही बड़ी हॉस्पिटल है, इट्स अ वेरी ह्यूज इंस्टीट्यूशन। वहाँ के डॉक्टर्स ये कह रहे थे कि आप 2-3 दिन और यहाँ पर ही आराम कीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है, आपका तो इंश्योरेंस है, सारे पैसे जो हैं वो इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी, आपको तो कुछ जेब में से देना नहीं है, तो आप कीजिए यहाँ पर आराम। तो अब चलो वो 1-2 दिन रुक गए और उसके बाद वो चले गए, उन्होंने कहा कि अब हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, वी नीड टू गो होम। बट ये 1-2 दिन अगर ऐसे हज़ारों पेशेंट्स के 1-2 दिन मिलाएं तो यू कैन नॉट इमेजिन कि कितने पैसे जो हैं वो ये कंपनी जो हैं वो कमाती हैं। तो दिस इज़ हाउ इट इज़ वर्किंग, और ये एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन जो है वो होने लगा है, इसको बदलाने की ज़रूरत है, इसको चेंज करने की ज़रूरत है। राइट, लास्ट मंथ ऐसा हुआ था कि डोलो 650 जो हैं तो इनके मेकर्स जो हैं तो उन पर रेड्स जो हैं वो कंडक्ट हुई थी बाय इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और हमारा फार्मा सेक्टर जो है वो आने वाले दशक में 3 गुना बढ़ने वाला है। राइट, 3-fold इसका ग्रोथ होगा, और हम अपने आप को ऑल ओवर द वर्ल्ड, राइट, फार्मेसी ऑफ द वर्ल्ड के नाम से मीन्स दुनिया जानती हैं। प्रोडक्शन कैपेसिटी काफ़ी अच्छी है इन टर्म्स ऑफ वैल्यू, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, राइट, इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम हम 3rd रैंक पर हैं अभी, और अगर राइट कार्ड्स हम खेलें तो वी कैन रीच टू नंबर 1 पोजीशन एज वेल, लेकिन उसके लिए वी नीड ट्रस्टवर्थी एथिकल हेल्थ केयर सेक्टर। तो मुझे लगता है सबसे बेस्ट है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन, कि खुद ये हेल्थ केयर सेक्टर जो है वही समझ जाए तो दैट इज़ बेस्ट। फिर गवर्नमेंट की तरफ से प्रेशर आएगा तो फिर इनको पसंद आए ना आए, तो इट इज़ बेटर कि खुद हेल्थ केयर सेक्टर के जो लोग हैं वही मिलकर इस सिस्टम को क्लीन करें। अब बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के जो एप्पल फार्मर्स हैं, एप्पल की जो खेती करते हैं, तो उन किसानों के बारे में बात करते हैं। उन्होंने प्रोटेस्ट किया है, एप्पल ग्रोवर्स जो हैं हिमाचल प्रदेश के, दे आर ऑन वॉर पाथ। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसी कंपनीज हैं, जैसे कि एक हैं अदानी ओन्ड कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स, राइट, ये बड़े बड़े ऐसे रेफ्रिजरेटर्स होते हैं उनके पास, लाइक बड़ी जो फैक्ट्री होती है ना उतने बड़े। कुछ समय पहले मुझे ऐसे ही एक मीन्स आई विजिटेड दिस सॉर्ट ऑफ प्लेस, राजकोट के नज़दीक हैं, और वहाँ पर जो सेब और कितने सारे फ्रूट्स थे वो रेफ्रिजरेटर टेम्परेचर में उनको स्टोर किया जाता है बड़ी बड़ी क्वांटिटी में। हमें लगता है कि कश्मीर के सेब जो हैं वो डायरेक्टली हमारे शहर में आते हैं, नो,
वो इन सारे कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर्स में स्टोर किए जाते हैं और जैसे जैसे डिमांड आती है वैसे वैसे उनको वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो उसकी फ्रेशनेस को मेंटेन करने के लिए इस प्रकार की सारी टेक्नोलॉजीज अवेलेबल हैं आज। ओके, अब ये जो किसान हैं ये खुश इस बात से नहीं है, क्योंकि ये जो CAS हैं तो वो उनसे कम दाम में चीज़ों को ख़रीदते हैं और फिर एक बड़ी तगड़ी प्राइस में वो मार्केट में ये सारी खास करके एप्पल्स जो हैं उनको बेचते हैं। पीक सीज़न के टाइम पर ये लोग बड़ी क्वांटिटी में ख़रीद लेते हैं और फिर ऑफ सीज़न के टाइम पर जब भी अवेलेबल होता है सेब तब वो ख़रीद लेते हैं, स्टोर कर देते हैं और फिर पीक सीज़न के टाइम पर बड़ी प्राइस में वो, तो ज़्यादा प्रॉफिट कौन कमाता है? ये बड़ी बड़ी कंपनीज जो हैं वो कमाती हैं। किसानों के हाथ में इतना कुछ खास आता नहीं, और वैसे भी पेस्टिसाइड का कॉस्ट बढ़ गया, पिकिंग, पैकिंग, ट्रांसपोर्टिंग, GST, तो ये सारी चीज़ें अगर ऐड कर दें तो किसानों के पास बहुत ही कम प्रॉफिट जो है वो मिलता है उनको, और मेहनत बहुत ज़्यादा है इसमें। तो किसान ये कहते हैं कि स्ट्रिक्ट इम्प्लीमेंटेशन हो APMC एक्ट का, ये उनकी एक डिमांड है। उसी के साथ साथ उनका कहना यह है कि एप्पल जो है उनको पर किलो के हिसाब से उन पर अगर आप कोई टैक्स लगा रहे हैं तो पर किलो के हिसाब से लगाइए, पर बॉक्स के हिसाब से नहीं। एज यू कैन रीड हियर दैट strict implementation of APMC Act that mandates remunerative facilities like apple sale per kilo rather than per box, timely payment, fixed loading charges, sale through auction, ये सारी facilities वो डिमांड कर रहे हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट को इसमें कुछ स्टेप उठाने चाहिए। वीरों के फार्म लॉज को कैसे फिर फाइनली रिपील करना पड़ा, और ख़ास करके हिमाचल प्रदेश जो हैं, हिमाचल प्रदेश के लिए ये जो एप्पल फार्मर्स हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट कम्युनिटी हैं। द रीज़न इज़ के लगभग 13.5% जितना हिमाचल प्रदेश का जो ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है इसमें कंट्रीब्यूशन कितना है, 13.5%, और MSP इसमें ऐड हो सकती है कि ये हिमाचल प्रदेश जो है तो उसमें एप्पल जो है तो उसको MSP के तहत लाया जाए ताकि किसानों को गारंटीड एक प्राइस जो है वो मिलती रहेगी। फिर उससे ज़्यादा अगर कोई दे रहा है तो दैट्स द चॉइस ऑफ द फार्मर, लेकिन उससे कम प्राइस में आप बेच नहीं सकते, मीन्स इनसे कम प्राइस में आप ख़रीद नहीं सकते फ्रॉम किसान। एंड आई वुड ऑल्सो से कि अगर गवर्नमेंट ही कुछ ऐसी रेफ्रिजरेशन और स्टोरेज की फैसिलिटीज़ और ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें तो फिर ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगा। सरकार को इसमें कुछ सेटअप या फिर ऐसी सब्सिडीज़ देकर कुछ बिजनेसेस जो हैं या फिर कुछ ऐसे लेट्स से फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं तो उनकी मदद से कुछ ऐसे स्टोरेजेस जो हैं वो क्रिएट करने चाहिए। अब दोस्तों ये जो फ्रीबीज़ वाली सीरीज़ है उसका पहला आर्टिकल देख लेते हैं। फ्रीबीज़ काफ़ी न्यूज़ में है, रेवडिकल्चर के बारे में हमने बातचीत की, राइट, तो उन सारी चीज़ों में नहीं जा रही। यहाँ पर आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग हैं। देखिए इंडिया जो है, इंडिया जितनी सब्सिडी देता है ना उतना तो मिलकर USA और यूरोपियन यूनियन भी नहीं देते। जो वेस्टर्न वर्ल्ड है, जो एडवांस्ड इकोनॉमीज़ हैं, वो अपनी GDP के 1% से ज़्यादा सब्सिडीज़ नहीं देती है। सारे सेक्टर्स आ गए, हाँ, इसमें कोई एक सेक्टर नहीं, सारे सेक्टर्स को मिला ले, टोटल जो सब्सिडी है वो उनकी GDP से 1% से कम है। फॉर एग्जांपल जर्मनी जो है वो 0.9%, अपनी GDP का 0.9% जितना जो है वो सब्सिडी में देता है। फ्रांस 0.4%। इंडिया आप देखिए सिर्फ एग्रीकल्चर सेक्टर 2.25%। तो यू कैन इमेजिन पावर सेक्टर में 4% जितना हमारे GDP का हिस्सा जो है वो हम सब्सिडी के तौर पर देते हैं। USA की एग्रीकल्चर सब्सिडी जो है इट इज़ जस्ट $20 बिलियन, और UK की जो है दैट इज़ $6 बिलियन ए ईयर। वो आप कहेंगे 6 बिलियन एंड 20 बिलियन, लेकिन उनकी इकोनॉमी की साइज़ देखिए, 21 ट्रिलियन की इकोनॉमी है USA की, UK की 2.5 है, भारत जितनी है, लेकिन UK इज़ अ वेरी स्मॉल कंट्री, इज़न्ट इट। तो 21 ट्रिलियन इकोनॉमी वाला देश जो है वो सिर्फ $20 बिलियन दे रहा है। दिस इटसेल्फ सेज के ना के बराबर सब्सिडी जो है वो USA अपने किसानों को देता है। और हमसे तो देखिए एक्चुअल डॉलर टर्म में देखा जाए तो हम USA से 3 गुना ज़्यादा और जर्मनी से 15 गुना ज़्यादा सब्सिडीज़ देते हैं। और यही
कहानी किस्सा जो है आपको डेवलपिंग देश जैसे कि बांग्लादेश, अंगोला, कोंगो, कैमरून, इन सारे देशों में भी यही देखने को मिलता है कि कनाडा, यूके जैसे, इटली, कनाडा, यूके जैसे देशों से ज़्यादा सब्सिडीज़ जो हैं वो ये सारे देश जो हैं खास करके डेवलपिंग देश देते हैं, क्योंकि यहाँ पर अब कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स में ये चीज़ जो है वो मिक्स हो चुकी हैं। फ्रीबीज जो हैं अगर इनडिस्क्रिमिनेटली दी जाए, अगर आपको किसी लेट्स से गरीब की मदद के लिए अगर सरकार कुछ दे रही है तो ये चलो हम समझ सकते हैं कि कोई बात नहीं, कोई किसी गरीब के लिए सरकार जो है अपनी जेब में से या फिर हमारे पैसे जो हैं वो उनको दे रही है, खाना पीना दे रही है, घर दे रही है एक्सेट्रा, तो वी कैन अंडरस्टैंड कि चलो धीरे धीरे हम सब के लिए ये अच्छी बात होगी, लॉन्ग टर्म में इसका फ़ायदा होगा, राइट। लेकिन प्रॉब्लम तब होता है कि जब गलत आदतें बढ़ जाती है। फॉर एग्जांपल आप देखिए ये पूरा फार्म लोन वेवर का जो झोल है ना, फार्म लोन वेवर को अगर आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए तो ये पता है आपको किसको, क्या गरीब किसान को इसका फ़ायदा मिलता है? आंसर इज़ नो। फार्म लोन वेवर का सबसे ज़्यादा फ़ायदा जो है ये बड़े किसानों को मिलता है, क्योंकि एक बड़ा किसान जो है उसके पास अकाउंटेंट हैं, उसके पास बैंक में खाता है, उसके पास पैसे हैं बैंक में, और वो जब बैंक में लोन लेने के लिए जाएगा तो उसको लोन मिलेगी, और अब वो लोन जो है वो वेव की जाए तो किसान, ये जो किसान है, बड़ा किसान है, उसको तो फ़ायदा ही फ़ायदा, वैसे भी फ़ायदा था, अब भी फ़ायदा हो रहा है। बड़े किसानों के साथ कोई दुश्मनी नहीं है, बट दिस इज़ अ रियलिटी। छोटे किसान के पास ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं है, तो उसको बैंक से लोन नहीं मिलती, तो वो किसके पास जाता है? वो प्राइवेट मनी लेंडर के पास जाएगा, अपने किसी रिश्तेदार के पास जाएगा कि हमें थोड़े पैसे दे दीजिए। अब सरकार जब आपका ऋण माफ़ करेगी, ये फार्म लोन वेवर देगी, तो सरकार सिर्फ फॉर्मल लोन्स को ही माफ़ करेगी, यानी कि बैंक से या फिर ऐसे इंस्टीट्यूशन से लोन ली हैं तो आपको वेवर मिलेगा, लेकिन अगर आपने अपने रिश्तेदारों से पैसे लिए तो वेवर नहीं मिलेगा। तो स्मॉल फार्मर का क्या कुछ फ़ायदा हुआ इसमें? आंसर इज़ नो। और छोटे छोटे किसान जब बैंक के पास जाते हैं तो उनको ईजिली लोन भी नहीं मिलती है। तो ऐसी जब सिचुएशन आती है तब लोगों को गुस्सा आता है कि ये फ्रीबीज जो हैं वो हमें बंद करनी चाहिए। 17% ऑफ आवर जीडीपी कम्स फ्रॉम एग्रीकल्चर, और 40% जितने लोग जो हैं वो इसमें एम्प्लॉयड हैं। दूसरे बड़े देशों में ये आंकड़ा टोटली अलग है। अब यूनिवर्सल हेल्थ, एजुकेशन, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि अगर आपको एजुकेशन, हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाए तो इसके रिजल्ट्स 15-20 सालों के बाद, 10-15-20 सालों के बाद आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन फ्रीबीज जो हैं वो उसका रिजल्ट आपको वोटिंग के टाइम पर तुरंत देखने को मिलता है, ये चीप इलेक्ट्रिसिटी या फिर लोन वेवर एक्सेट्रा। तो ये एक लॉन्ग विजन जो है, मीन्स इसकी इम्पैक्ट, लेट्स से मोदी सरकार ने कोई चीज़ स्टार्ट की आज, तो 15 साल के बाद इसका रिजल्ट हमें देखने को मिलेगा। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मनमोहन सिंह साहब के समय में स्टार्ट हुई थी और आज रिजल्ट मिल रहे हैं, और आज की सरकार ये कह रही है कि देखा आपने कितने अच्छे रिजल्ट्स हैं, बट वो कुछ चीज़ें 5 से 10-15 साल पहले स्टार्ट हुई थी। तो ऐसा भी यहाँ पर भी ऐसा होगा कि मोदी साहब ने कोई स्कीम स्टार्ट की, 15 साल के बाद कोई और सरकार होगी लेट्स से, तो वो सरकार कहेगी कि हमने वो रिजल्ट अचीव किया। बट एनीवे देश को तो फ़ायदा होगा जब आप यूनिवर्सल हेल्थ और यूनिवर्सल एजुकेशन पर फोकस करेंगे तब। और अब हम ये भी एक एक्सक्यूज़ देते हैं कि डेवलप्ड देशों के पास पैसे हैं, ऐसा नहीं है। जब डेवलप्ड देशों के पास, आज जो डेवलप्ड देश हैं, राइट, वेस्टर्न कंट्रीज़, उनके पास जब पैसे नहीं थे उस टाइम पर उन्होंने यूनिवर्सल हेल्थ और एजुकेशन दी, एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेन रीज़न कि वो डेवलप्ड देश बन गए। तो हमें भी इसी दिशा में सोचना चाहिए। तो ये था आर्टिकल नंबर 1 अबाउट फ्रीबीज। अब देखते हैं कल के आर्टिकल में क्या होगा। एंड दैट्स एवरीथिंग। ये आपके लिए एक प्रश्न है, पीडीएफ को डाउनलोड करने के बाद इसको देख लीजिएगा। दोस्तों, आप में से एक स्टूडेंट हैं, जस्ट अ सेकंड, उनका नाम है विवेक गर्ग, और उन्होंने इंस्टाग्राम पर मुझे मैसेज किया है, और उनका एक ख़ास प्रश्न है, राइट, कि जो इंडिपेंडेंस डे हम सेलिब्रेट करते हैं, तो कुछ लोग ऐसे हैं कि जो के कहते हैं कि किस प्रकार का इंडिपेंडेंस, कैसा इंडिपेंडेंस देश में ये हैं वो हैं एक्सेट्रा। तो ऐसे लोगों के साथ हम कैसे डील करें, मीन्स हाउ टू हैंडल दिस सॉर्ट ऑफ पीपल। फर्स्ट ऑफ ऑल, मुझे आपको ऐसे लोगों को हैंडल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, राइट। गांधी जी के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो गांधी जी का विरोध कर रहे थे,
भगत सिंह के टाइम पर बहुत सारे ऐसे लोग थे जो भगत सिंह का, एंड सेम गोज विथ सुभाष चंद्र बोस, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, और कई सारे लोग ऐसे भी होंगे कि आज देश के बारे में कुछ कह रहे हैं. डोंट वरी अबाउट दिस पीपल, राइट. आज थोड़ी नॉलेज उनके पास कम है, किसी ने उनको भड़काया, किसी ने मिसगाइड किया है, आज वो खुद नहीं समझ पाएंगे, लेकिन एक वक्त आएगा व्हेन दे विल एक्सपीरियंस, और शायद कभी ना भी आए, बट हु केयर्स. लेट्स फोकस ऑन आवर सेल्फ, कि हमारा जो काम है उस पर हम फोकस करें, हमारे देश के लिए हम क्या कर सकते हैं उस पर हम फोकस करें. ऐसे लोग तो मिलते ही रहेंगे आपको, और हर जगह पर हैं, और ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में, दुनिया के सभी देशों में आपको ऐसे लोग. जापान में जाएंगे, जापान में भी आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो बहुत ही आलसी हैं, कहेंगे कि क्या ये टाइम मैनेजमेंट, ये वो एक्सेट्रा, बंद करो ये नाटक. ऐसे लोग हैं, ट्रस्ट मी, हर जगह पर आपको ऐसे लोग मिलेंगे. तो उनसे हमें यही सीखना है कि हमें क्या नहीं बनना है, कि वॉट वी शुड नॉट बिकम. यही चीज़ हमें उनसे सीखने को मिलती है. तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, राइट. वो देश के बारे में कुछ ऐसा, मीन्स इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट हो रहा है तो उसके बारे में ये वो कह रहे हैं, डोंट वरी अबाउट देम एट ऑल, राइट. यू डोंट हैव टू वरी अबाउट देम. समय के साथ साथ वो सीख जाएं तो उनके अच्छे मीन्स उनकी तकदीर, वरना फिर ना सीखे देन अनफॉर्चुनेटली हम कुछ नहीं कर सकते. वी कैन नॉट कंट्रोल पीपल, वी कैन कंट्रोल ओनली आवर सेल्व्स. तो आई होप आपको इसका आंसर मिल गया होगा. एंड दैट्स एवरीथिंग फ्रॉम माई साइड. डियर फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि पिछले कुछ दिनों से कहाँ पर था मैं. मैंने स्टार्टिंग में जो कोट बताया ना कि माई सन सेट्स टू राइज अगेन, आई वॉज नॉट वेल, राइट. फूड पॉइजन हो गया था. आई हार्डली ईट आउट, लेकिन लास्ट संडे आई वेंट आउट, कुछ काम था तो आई वेंट आउट ऑफ सिटी. तो सुबह से निकल गए थे, तो दोपहर को हाईवे पर एक ऐसा जो होता है ना हाईवे मॉल टाइप के, वहाँ पर बहुत सारी वैरायटीज़ मिलती खाने की एक्सेट्रा. तो वहाँ पर गए, खाना पीना कुछ था नहीं, ऐसा कोई नहीं था. ऐसा था कि एक चाय पीकर निकल जाएंगे, लेकिन फिर कुछ फ्रेंड्स ने खाना ऑर्डर किया, थोड़ा थोड़ा हम सब ने शेयर किया, एंड दैट्स इट. फिर उसके बाद फूड पॉइजन, तो आई वाज सो डाउन कि आई वाज नॉट एबल टू इवन मीन्स मैंने फिर मैसेज भी नहीं दे पाया आपको. बट फीलिंग मच बेटर नाउ. कल संडे है तो आई एम गोइंग टू टेक ए ब्रेक टुमारो. कल मैं लेक्चर नहीं बनाऊंगा कोई. कोशिश करूंगा अगर कोई ऐसा टॉपिक आया तो डेफिनेटली आई विल ट्राई टू कवर इट. लेकिन ये एडिटोरियल एंड आर्टिकल एनालिसिस फिर मंडे से ही हम कंटिन्यू करेंगे, ठीक है. तो दिस इज़ द थिंग. कई बार अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता है हमारे साथ, हमारे हाथों में वो चीज़ नहीं होती है, बिकॉज कि बैक इंजरी के बाद मीन्स आफ्टर प्रॉपर रिकवरी आई एम फिट एंड फाइन एज फार एज माई बैक इज़ कंसर्न. तो मैंने सोचा था कि अब तो बस आगे ही दौड़ना ही है, लेकिन अचानक से ये हो गया. तो चलो कोई बात नहीं, हो जाता है, चीज़ें हमारे कंट्रोल में, सारी चीज़ें तो नहीं होती है, लेकिन अब जो भी हो जाए वी हैव टू face it, isn't it? So that's how I see it. So that's everything from my side. Have a great weekend, dear friends. Financial analysis का लेक्चर भी आज नहीं आएगा, राइट. और करंट अफेयर्स का भी नहीं आएगा. मंडे से चीज़ें जो हैं वो बैक टू नॉर्मल हो जाएगी. गॉड ब्लेस यू ऑल. जय हिंद.